गैप बिटवीन द कंटेनर्स एंड डोमेन, ये हमने लास्ट डिस्कस किया था। आई होप कि आपको स्क्रीन मिल रही है यहाँ पे। यस सर, यस सर। सो यूजर आपका एक तरीके का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ग्रुप, कंप्यूटर्स, शेयर फोल्डर और प्रिंटर। ये 5 अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट की तरीके से कंसीडर करने होंगे और ये 3 आपके पास कंटेनर्स हैं, राइट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन द यूसेज ऑफ यूजर, ग्रुप, कंप्यूटर्स, शेयर फोल्डर एंड प्रिंटर। इन सब के बीच में जो डिफरेंस है, इन सब के बीच में जो गैप है ना, और इनको कैसे रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, वो हमें मालूम होना चाहिए प्रैक्टिकली, राइट। और विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कंटेनर्स, कि कंटेनर को हम पिक्चर में क्यों लाते हैं, किस तरीके से कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने पूरे इन्वायरमेंट को कंटेनर का इस्तेमाल करके हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। स्टार्ट करते हैं बेसिक वाले पॉइंट पे। बेसिक पॉइंट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें पहला ऑब्जेक्ट है हमारा यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट के अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर, मे बी द डोमेन दैट वी एस्टैब्लिश विद नेम ऑफ telnet.com, राइट। हमने जो डोमेन कॉन्फ़िगर किया है विद नेम ऑफ telnet.com, मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, और क्लाइंट पीसी जो हैं वो ऑलरेडी अटैच्ड हैं। क्लाइंट पीसी जो है हमारे, वो ऑलरेडी अटैच्ड हैं किससे? आपके डोमेन कंट्रोलर से, लाइक दिस। आपने हर एक मशीन को वर्क ग्रुप से हटा करके इसको मेंबर ऑफ डोमेन बना दिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, जब आप कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं, यू नो दैट आपका कंप्यूटर, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, विल बी पार्ट ऑफ डोमेन कंट्रोल, विल बी पार्ट ऑफ आवर वर्क ग्रुप। और हमें उस वर्क ग्रुप की मशीन को मैनुअली, उस वर्क ग्रुप की मशीन को मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? टू द मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर। हमें उसे डोमेन कंट्रोलर का मेंबर बनाना पड़ेगा। यूजर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूजर की जो एक्टिविटी है, यूजर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। बिकॉज इन दिस केस, जब हम किसी यूजर अकाउंट की बात करते हैं, तो यूजर अकाउंट के केस में आप वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में यूजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे क्लाइंट मशीन को लॉगिन कराने के लिए। यूजर इज रिस्पॉन्सिबल टू लॉग इन अवर क्लाइंट कंप्यूटर। जो भी क्लाइंट कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं ना, उनको लॉगिन कराने के लिए यू मस्ट नीड टू यूज यूजर अकाउंट दैट यू क्रिएटेड। इज इट ओके? यूजर अकाउंट इन द सेंस ऑफ सर, वो जो लोकल यूजर जो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं बाय सर्वर, बाय हाँ, एडीडीएस। एडीडीएस के थ्रू जो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, वही हमारा एडी का ऑब्जेक्ट कंसिडर कहलाता है। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, और क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने यूजर अकाउंट के साथ। वो सारी चीजें देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हाउ इट वर्क। वेरी सिंपल स्टेप। यूजर अकाउंट कंटेन लॉट्स ऑफ सर्विसेज, और हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी ऑप्शंस को अच्छी तरीके से समझे। लाइक जब भी हम एडी के अंदर यूजर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू क्रिएट वन यूजर विद नेम ऑफ टेस्ट यूजर अकाउंट। हम यहाँ पे टेस्ट यूजर क्रिएट करते हैं। अंडर द टेस्ट यूजर वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। व्हाट आर द एक्टिविटी वी नीड टू नो? You should know about create user, and you should know about the password reset. आप अपने यूजर का पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे? You need to know about the disable account. आपकी प्रॉपर्टीज कॉपी। बनती है। You need to know about the concept of other features that contain, like as कॉपी। copy option, है ना? कॉपी ऑप्शन के बारे में बात की थी हमने। यस सर, मूव। Move user and add user, add to group basically। या एक्टिव। ठीक है। ये पार्ट के साथ साथ अगर हम प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, तो प्रॉपर्टीज में और सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। जनरल टैब, और जिसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन फिल अप करेंगे। एंड यू विल आल्सो गेट ऑप्शन ऑफ अकाउंट। आपको यहाँ पे अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड यू विल फाइंड मल्टीपल ऑप्शन लाइक एज अ प्रोफाइल हो गया, एंड मेंबर ऑफ की डिटेल मिल जाएगी।
तो ये सभी पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए. These all are the points that you need to keep in your mind while implementing the services. तो यूजर वाला पार्ट और ग्रुप वाला पार्ट हम आज कोशिश करते हैं कंप्लीट करने के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क रियल इन्वायरमेंट में हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं. सो लेट मी टर्न ऑन आवर इन्वायरमेंट, VMware वर्क स्टेशन ओपन करते हैं और यहाँ पे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज अवर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एक डोमेन कंट्रोलर और दूसरा हमने एक क्लाइंट मशीन विंडोज 10 की क्लाइंट मशीन को इन्वॉल्व किया है, राइट. सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी जस्ट नीड टू क्रिएट द यूजर्स. हम यहाँ पे यूजर्स वगैरह तैयार करेंगे एंड आफ्टर दैट विल एक्सेस फ्रॉम आवर क्लाइंट कंप्यूटर. न्यू डोमेन दिस आप पीडीसी. नहीं नहीं, वही डोमेन है, नाम केवल इसको न्यू डोमेन हमने दे दिया है. डोमेन कंट्रोलर वही है पुराना वाला. हाँ सर, हाँ अगर जी. अ, हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कि हम मिनिमम एमबीपीएस का सर्विस हमने अगर लिया लाइक 20 एमबीपीएस का, हम्म. तो और सपोज मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और हमने फिर वहां पे उस वक्त अगर डीएससीपी यूज नहीं हो रहा है, डीएससीपी सर्वर, और हम फिर डीएससीपी सर्वर यूज करते हैं, आई मीन एक सर्वर लेते हैं और उसमें नॉर्मल सा सर्वर में हम डीएससीपी कॉन्फ़िगर करके और वो इंटरनेट जो आईएसपी का जो लाइन है हम उसके थ्रू फिर कनेक्ट करके हम अपने यूजर्स को अगर इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, आई मीन आईपी, तो कुछ इम्पेक्ट पड़ता है सर? जो आईपी एड्रेस या स्पीड का जो इम्पैक्ट है ना, वो नंबर ऑफ मशीन्स के ऊपर पड़ेगा. जितनी नंबर ऑफ मशीन्स आप ऐड करते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द मशीन आपका जो ये स्पीड है ना वो डिवाइड होता जाएगा. जितने भी हम्म, आईएसपी हैं जो आपको प्लान देते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग टू बाय वन पैकेज फ्रॉम एयरटेल, कि आपने प्लान किया कि आई एम रेडी टू पे 1000 रुपीज, और 1000 के प्लान में जो हमें एयरटेल दे रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 200 MBPS का प्लान दे रहा है, राइट. 200 हम्म, MBPS का प्लान वो डॉक्यूमेंटेड कह रहे हैं कि हम आपको 200 MBPS का प्लान देंगे एंड विल गिव यू द अदर फैसिलिटी लाइक कि ओटीटी का प्लेटफॉर्म आपको दे देंगे, लाइक दैट. सो सी, ये जो इनकी कमिटमेंट्स रहते हैं, ये जो इनके कमिटमेंट्स रहते हैं कि 200 MBPS का प्लान मिलेगा या फिर 100 MBPS का प्लान मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीन के लिए रहता है. गॉट एक इट व्हाट आई एम सेइंग? इंडिविजुअल मशीन के लिए। एक इंडिविजुअल ओके। मशीन पे वो आपको चेक करके देंगे. दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि वो इवन वो बोलेंगे भी कि ये जो पर्टिकुलर स्पीड है या प्लान है ना, वो किसी एक कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल होगा. अगर आप 4 मशीनें यूज करते हो और आपको हर एक मशीन के ऊपर 150 का प्लान स्पीड मिल रही है, 180 की स्पीड मिल रही है, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आई एम रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द 200 MBPS ऑफ प्लान फॉर इंडिविजुअल कंप्यूटर. इंडिविजुअल्स। और और सर इन कॉर्पोरेट लेवल में, हुँ, और कॉर्पोरेट लेवल में जो प्लान लेते हैं वो तो सर डिफरेंट होता होगा ना? बिल्कुल टोटली डिफरेंट रहता है. उस वहाँ पे चलती है लीज़ लाइन, ठीक है? लीज़ लाइन में क्या होता है कि आप जो जो डेडिकेटेड इंटरनेट है, कई सारी चीज़ें रहती हैं. लीज़ लाइन प्लस स्टैटिक आईपी एड्रेस. लीज़ लाइन प्लस स्टैटिक आईपी एड्रेस इन द सेंस कि जो आपकी जो सॉरी इंटरनेट रहेगी ना, वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी पहली, और डेडिकेटेड रहेगी. डेडिकेटेड में इन द सेंस कि आपको
नंबर ऑफ मशीन्स बताओगे कि हमारे पास 200 200 वर्क स्टेशन है, या हमारे पास टोटल 250 डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनको हम इंटरनेट देना चाहते हैं। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट। वो क्या करेंगे, सभी मशीनों को कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद आपको प्लान देंगे कि आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू आर यूजिंग, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये वाला प्लान सुटेबल रहेगा। आप इस वाले प्लान पे जाइए, ठीक है। ओके। प्लस ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, वो डेडिकेटेड आईपी ले लेती हैं, स्टैटिक आईपी परचेज कर लेती हैं। द मीनिंग ऑफ स्टैटिक आईपी एड्रेस इन द सेंस कि वो स्टैटिक आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगी, बाकी आप कुछ भी कर लो, ओके। इतना भी तो एक्टिविटी सपोज करोगे उसमें चेंजेस नहीं होंगे। सपोज सर, जैसे कि हम एक प्लान लेते हैं और वो प्लान में मैंने उनको डिस्क्लोज नहीं किया, और अच्छा ऐसा भी होता है क्या सर कि वो हमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आईपी ही प्रोवाइड करते हैं? ऐसा भी है क्या कि हमें मान स्पेसिफिक लीजिए स्टार्टिंग, आई मीन स्टैंडर्ड, सपोज मान लीजिए 192.168.10 टू 192.168.99 और 100 तक, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कितना यूज करना चाहते हो। अच्छा, वो मेरे पर डिपेंड करता है, ओके। आपका जो वो रूटर है ना, आप जो रूटर लगाते हो इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या मॉडेम लगाते हो इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स में, वो डिवाइस डिसाइड करेगी कि आप कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करोगे, या कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस आप जोड़ पाओगे। ओके। ठीक है, आईएसपी नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीजों को, उसके अंदर का डीएससीपी का जो पूल है ना, वो पूल ऑफ एड्रेस यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड। आप डिसाइड करोगे कि ओके, उसमें कि कितने नंबर ऑफ मशीन्स लगानी है, ठीक है। देयर इज नो बाउंड्रीज कि हमको इतना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी डिवाइस की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा भी नहीं है कि आपने 100 एमबीपीएस का प्लान ले लिया और 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरनेट ही नहीं चलेगा 100 लोगों के बीच में। दे ऑल आर एनेबल टू, क्योंकि आपके 100 एमबीपीएस की जो प्लान है वो डिवाइड हो जाएगी, और आई डोंट थिंक कि 100 लोगों में वो इंटरनेट जाएगा। देखो, दो चीजें होती है, एक तो आपको बैंडविड्थ चेक करनी है कि आपकी बैंडविड्थ क्या है, ठीक है, मतलब जो इंटरनेट का एक्सेस ले रहे हो उसकी बैंडविड्थ क्या है। दूसरा, आपको ये भी देखना है कितने लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने। सर यहाँ पे अफ्रीका में तो आप जान रहे इंटरनेट का कितना इश्यू है। हाँ, वहाँ तो बहुत या कॉस्टली भाई वहाँ पे। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे एक हमारा ब्रांच है, वहाँ पे हम्म सर, सर क्या बताऊँ आपको, मुझे लगता है कि 50, मैं पीसीस का बोल रहा हूँ आपको, हम्म हम्म 50 या 60 पीसीस है वहाँ पे, हम्म। सिर्फ 20 एमबीपीएस पे चल रही है सर। बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे अगर 20 एमबीपीएस या 25 एमबीपीएस भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। वही तो सर, 20 एमबीपीएस, और इंडिया का पता है सर कितना पे करते हैं? हम्म। इंडिया का मंथली पे करते हैं 60,000 इंडियन करेंसी में। पर मंथ। 60 पर मंथ। ओके। 60,000 पर मंथ, 20 एमबीपीएस का सर। नहीं नहीं, वहाँ पे तो इंटरनेट का बहुत पंगे हैं, और मैंने वो वहाँ भी से। सर, वो भी फाइबर ऑप्टिक नहीं है सर, वेब टेक्नोलॉजी है। हाँ हाँ, नॉर्मल मतलब जो वायर टेक्नोलॉजी होती है ना, वेब टेक्नोलॉजी। जी वो, जी। थोड़ा सा पंगे हैं उस उधर की कंट्री में इंटरनेट के, मतलब कुछ लोकेशन तो बहुत सही है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं वहाँ पे जहाँ पे अभी भी इंटरनेट वगैरह के पंगे हैं। राउटर का भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है सर, नहीं, इंटरनेट का। राउटर राउटर अपने आप में कितना ही कर देगा, राउटर अपने आप में कितना ही बूस्ट कर देगा, राइट। सो मेनली फोकस होता है कि आपका जो प्लान है ना, वो प्लान कौन सा ले रहे हो, और प्लस आपकी जो लोकल नेटवर्किंग है, उस लोकल नेटवर्किंग में आपने क्या क्या चीजें यूज की हैं। लाइक सर, जैसे किस पे लोकल इम्पैक्ट नेटवर्क पड़ता है? लोकल नेटवर्किंग के केस में, जैसे आप तो एक इंटरनेट प्लान हो गया आपका, ठीक है, कि आपने लिया 100 एमबीपीएस का प्लान। दूसरा, आपने कॉन्फ़िगर किया है लाइक एज रूटर रूटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने बैंड की फ्रीक्वेंसी है, लाइक एज इट्स 2.5 बैंड या 2.5.0 गीगाहर्ट्ज बैंड है, राइट।
सो उसके अकॉर्डिंग ही आप स्पीड डिसाइड होगी वायरलेस के केस में। और वायर्ड के केस में आप कौन सा केबल इस्तेमाल कर रहे हो, कैट 6, कैट 7, कैट 5, कौन सा केबल इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और सर अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सीसीटीवी अगर कनेक्ट हो उसी उसी 20 Mbps में, हम्म, तो भी इम्पैक्ट पड़ता है ना सर? करेक्ट। नंबर ऑफ कनेक्शन कितने भी हो, सी, नंबर ऑफ कनेक्शन आप कितने भी लगाओगे उस कनेक्शन के अकॉर्डिंग ये रहेगा। सीसीटीवी पे तो ऑलरेडी इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, बहुत हाँ, लोड क्योंकि होता होगा उसमें सर, लाइक वेब लाइव। रहता है ना, वेब वेब रहता है, वेब की कोई सी भी चीजें एक्सेस करोगे ना, वो आपकी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, बैंडविड्थ को कंज्यूम करती है। अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ये सर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन आवर टूल्स, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन टूल्स। अंडर द टूल्स अगेन वी नीड टू क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। क्लाइंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हम अपने यूजर्स पे क्लिक करते हैं एंड वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल यूजर्स, राइट। यहाँ पे हमारे पास टाटा यूजर है, जीसीपी यूजर है, अलीबाबा, तीन अलग अलग यूजर अकाउंट को हमने पहले से क्रिएट कर रखा है। एंड in this case we should know about the users properties. So small question, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद मल्टीपल जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एनी क्वेश्चन अबाउट दीज पॉइंट्स? what do you think about the copy? What is use of copy, why we need to use in our real environment? हाँ, कॉपी का यूजेस हम लोग इन सेम डिपार्टमेंट्स विद सेम कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम न्यू एम्प्लॉय को सेम ग्रुप में या फिर सारे सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम कॉपी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके की परमिशंस को अगर मल्टीपल यूजर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देन कॉपी कम इनटू द पिक्चर, देन कॉपी ऑप्शन कम इनटू द यस। पिक्चर, और इसके थ्रू हम अपनी चीजों को मल्टीपल अपना टाइम थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हम यहाँ पे बाकी ये सारे पॉइंट्स हो गए थे, जो ये ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। इसमें कॉपी, डिसेबल अकाउंट, रीसेट पासवर्ड, मूव, हम्म, बस यही चार हमने किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आगे हम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया हमने। इन प्रॉपर्टीज में हमने मेंबर ऑफ के बारे में थोड़ा सा। मेंबर ऑफ के बारे में डिस्कस किया था या नहीं? हाँ बस, वो थोड़ा सा मेंबर ऑफ के बारे में बस। ठीक है, जनरल से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाइक जनरल के केस में वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, शायद हमने ये बात की थी। या बाय नेम ऐसी ओवरऑल बस सर, ज्यादा कुछ नहीं इसमें डिस्कस हुआ था। ये डिटेल्स जो है इसको फिल करना है, हम्म, ऐसे था। नहीं इसमें कई सारी चीजें हैं ना, Yes. इसमें कई सारी चीजें हैं। लाइक इसमें देखो डिस्प्ले नेम अलग दिखाई पड़ रहा है, या डिस्प्ले नेम अलग दिखाई पड़ रहा है, या और एग्जैक्टली डिस्प्ले नाम और लॉगिन नेम अलग दिखाई पड़ रहा है। लॉगिन नेम। यस, या ये हमने डिस्क्लोज किया था कि जो हमारा डिस्प्ले नेम है और लॉगिन नेम है, वो हमारा एक डिस्प्ले नेम एक जैसा हो सकता है, बट लॉगिन लॉगिन नेम हमारा डिफरेंट होना चाहिए। हम्म, why we need to change display name for any user? डिस्प्ले नेम, हम्म, it's not mandatory for change because of if there is any required for changes, um, like सपोज अभी एक कंपनी में एक तरह के दो लोग हैं, एक नाम के दो लोग हैं, तो so we have to create in a same name for the viewing, for screening, and no idea sir. ठीक है। हमने लास्ट टाइम बात की थी लाइक
वी डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट कि अगर एक ही कंपनी में ना एक ही नेम से मल्टीपल पीपल आ गए, है ना, तो उस केस में हमारा डिस्प्ले नेम सेम होना चाहिए। डिस्प्ले नेम करेक्ट। सेम होना चाहिए। डिस्प्ले नेम, सी हमारे एम्प्लॉय का नेम सेम है तो हम उन लोगों के लिए डिस्प्ले नेम सेम रख सकते हैं। बट ये एक्टिविटी आप करेंगे यूजर बनने के बाद, नॉट वाइल क्रिएटिंग द यूजर। जब आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा फिर उसकी प्रॉपर्टीज में, फॉर एग्जांपल आरिफ नाम से कई सारे बंदे आ गए, ठीक है, यहाँ पे टाटा हमारा लॉगिन यूजर है और आरिफ जो है वो जिसको जिसको कंपनी ने मशीन असाइन की है, जीसीपी उस पर्टिकुलर बंदे का लॉगिन नेम है, बट डिस्प्ले नेम उसका सेम आरिफ हमने रख दिया। जीसीपी लॉगिन नेम, टाटा लॉगिन नेम, बट आरिफ जो है वो डिस्प्ले नेम है दोनों कंप्यूटर के लिए। यू मीन टू से सर कि किसी जैसे हमारा जीसीपी जो है वो हमारा एक तरह का प्राइमरी नेम हो गया, आई मीन स्पेसिफिक नेम हो गया, या फिर मैं ये बोलूं कि लाइक हमारा पैन कार्ड का जैसे नंबर होता है हम्म जो डिफरेंट होता है हर एक दूसरे से, हम्म। लाइक वो हमारा यूजर नेम हो गया, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। ठीक है, डिस्प्ले नेम जब आप मशीन लाइक को लाइक ए स्कूल, लाइक ए रोल नंबर। वी कैन से दैट डिस्प्ले नेम बेसिकली ये होता है जब आप मशीन को लॉगिन करोगे ना, तो उस मशीन के सिस्टम पे आपको वही नेम दिखाई पड़ेगा जो आपने डिस्प्ले नेम में रखा है। तो अभी हमने यहाँ पे दोनों यूजर को आमिर के नाम से कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब आप क्लाइंट पे आ जाओ। क्लाइंट पे किसी भी यूजर से लॉगिन करो, बट ध्यान रखना आपके डिस्प्ले नेम का डिस्प्ले का नाम आमिर है, ना कि लॉगिन नेम। तो टाटा हमारा जो है वो यूजर नेम है, करेक्ट। टाटा हमारा यूजर का लॉगिन नेम है, हमने इसका यूजर लॉगिन नेम प्रोवाइड किया और इंटर किया। अब आप देखिए डिस्प्ले पे क्या आ रहा है, आरिफ आ रहा है, बिकॉज आरिफ का ये यस, कंप्यूटर है, आरिफ रिस्पॉन्सिबल है इस मशीन को यूज करने के लिए। यही क्लियर। चीज मैं लास्ट टाइम डिस्क्लोज किया था सर कि जैसे हमारे टाटा स्टील में हम जब कर रहे थे तो वो हम्म। लोग उनका अपना पर्सनल नंबर को यूज करते थे, बट हाँ, जैसे ही हम आपने कोई भी बताया था कि वो पर्सनल नंबर डालते थे कांटेक्ट तो नंबर वगैरह कुछ इस्तेमाल करते थे, जी उनके डिजिट गेट में पास का यूज नंबर करते है। हैं। जी। हाँ, जो भी है। हाँ ठीक है, सेम ही है, यस। सेम ही है। आपको डिस्प्ले नेम में जाके वो फिलअप कर देना है। हम्म। बट अगर आप लॉगिन देखोगे तो आप देखिए लॉगिन किससे आ रहा है, टाटा डॉट टेलनेट। टेलनेट हमारा हो गया डोमेन नेम और टाटा डोमेन हो गया हमारा लॉगिन नेम। अभी भी इसका डिस्प्ले नेम वही है, लॉगिन। बट लॉगन नेम इसका हमने चेंज कर दिया है। सॉरी, डिस्प्ले नेम हमने चेंज कर दिया, लॉगन नेम हमारा वही है, इक्वल है। टाटा। ऑल गुड, क्लियर है यहाँ तक। यस। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, अभी हम आते हैं इस यूजर की प्रॉपर्टीज पे, टाटा या जो भी यूजर हमने बनाया है। वी जस्ट नीड टू डबल क्लिक और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। यहाँ पे मेंबर ऑफ है, जनरल टैब के बाद अगला ऑप्शन है वो है अकाउंट का। अकाउंट के अंदर दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लॉग ऑन आवर दिखाई पड़ रहा है एंड लॉग ऑन टू। बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। लॉग एन आवर की बात करें तो जैसे वीकली 7 डेज होते हैं, सैटरडे टू संडे, है ना, या संडे टू नेक्स्ट संडे, 7 डेज होते हैं वीक के अंदर। और आपने डिसाइड किया है कि हमारा जो यूजर है वो सिर्फ टीटीएस में लॉगिन करेगा, ट्यूसडे को लॉगिन कर पाए, थर्सडे को लॉगिन कर पाए एंड सैटरडे को लॉगिन कर पाए। 3 दिन की उसकी जॉब है, 3 दिन के अंदर वो सारे एक्टिविटी टास्क को परफॉर्म करेगा। क्लियर। सो आप लॉग ऑन आवर में क्लिक करोगे, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, संडे टू सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज है। और इसमें दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, विच इज लॉग ऑन परमिटेड और दूसरा लॉग ऑन डिनाई। ओके। परमिटेड और डिनाई का मतलब बिल्कुल क्लियर है, जैसे टुडे इज 6 ऑफ अप्रैल, और यहाँ पे, अच्छा ये टाइमिंग थोड़ा सा पीछे चल रही है, ठीक है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा, टाइमिंग मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। तो हम इसकी पहले टाइमिंग सेटअप करते हैं। और सिस्टम टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ये
हाँ, जो आपका कंप्यूटर का मॉनिटर टाइमिंग होगा। है ना, उसके अकॉर्डिंग यूएस कनाडा पे चल रहा है ये। हमें इसको एशिया पैसिफिक पे लाना है, 5:30 पीएम पे करना है, 5:30 कोलकाता एंड समथिंग पे करना है। चलिए, अब यहाँ पे टाइमिंग जो है इसकी चेंज हो चुकी है। टाइमिंग सिस्टम की जो है वो है 7 अप्रैल संडे दिखाई पड़ रहा है। और हमने क्या किया, पूरा का पूरा संडे उठाया और ब्लॉक मार दिया। यहाँ पे लॉग इन आवर में जाकर के पूरा का पूरा संडे उठाया, यहाँ पे सेलेक्ट किया 24 घंटे के लिए और इसको व्हाइट कर दिया। व्हाइट इन द सेंस लॉग इन डिनाई। आई डोंट वांट टू ऑथराइज एनीवन टू लॉग इन ऑन संडे। ठीक है। अब ये मंडे टू सैटरडे इस यूजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। द यूजर दैट यू आर क्रिएटेड विद नेम ऑफ टाटा, इस टाटा यूजर से, क्योंकि हम लोग अभी टाटा की प्रॉपर्टीज में हैं। सो टाटा की प्रॉपर्टीज में जाकर के हमने संडे को कर दिया ब्लॉक, लॉग ऑन डिनाई कर दिया। अब अगर आप इसको अप्लाई करते हो, ओके करते हो एंड ट्राई टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट मशीन, आपको क्लाइंट मशीन को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जब भी कोई पॉलिसी ऐसी लगाते हैं यूजर्स की प्रॉपर्टीज रिलेटेड, मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी टू रीस्टार्ट योर मशीन, क्योंकि कैश मेमोरी में आपकी चीजें सेव रहती हैं। एंड वो क्या करता है, बार बार आपका जो लॉगिन है ना वो वहीं से उठा लेता है। तो अगर हम बिना रीस्टार्ट किए हुए सर, अगर हम कोई कमांड, जैसे कि एक जीपी अपडेट करके कमांड है, उसके थ्रू अगर हम अपडेट करें तो? जीपी अपडेट इज एप्लीकेबल फॉर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। हम यहाँ पे जीपीओ नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे यूजर की सेटिंग पे जा रहे हैं। ओके 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 ओके, यस सर, करेक्ट। अभी भी लॉगिन हो रहा है, इसका मतलब पॉलिसी आपकी नहीं लगी। संडे को हमने डिनाई किया है ना, राइट। यहाँ पे संडे को यस। लॉगिन नहीं होना चाहिए टाटा यूजर के थ्रू। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट मी रीस्टार्ट एंड ट्राई अगेन। यहाँ पे चलते हैं, लेट मी ट्राई टू ओपन। चलिए, यहाँ पे एरर क्या दे रहा है? Your account has time reactions. Yes, restriction. Sorry, Your account has time restriction to prevent you from saying yes. वही संडे को आपने जो ब्लॉक कर दिया है हम्म। इसको। Yes, and in the time, and please try again later. द टाइम दैट यू आर using which is not match with your user account, आपका यूजर नेम सही है, आपका पासवर्ड सही है, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे आपको अथॉरिटी नहीं है कि मशीन को लॉगिन कर पाओ। Account has time restriction. Okay, sir. ठीक है, ये हो गया लॉग ऑन आर की बात हो गई। एंड लेट्स टॉक अबाउट लॉग ऑन टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिलीज इट। इसको रिलीज कर देते हैं। Account. और इसको परमिट कर दो, लॉग ऑन परमिट। अब आप इस यूजर को रिलीज कर दिया है एंड यू कैन एक्सेस योर यूजर फ्रॉम एनीवेयर। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट जो है हमारे पास वो है विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, लॉग ऑन टू पे बात कर लेते हैं। लॉग ऑन टू की मीनिंग क्या होती है?
जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं, whenever you create any kind of user in our Active Directory services, right? जब भी हम AD पे कोई सर्विस क्रिएट करते हैं तो उस केस में आपका यूजर किसी भी क्लाइंट मशीन पे लॉगिन कर सकता है। आपके पास 10 क्लाइंट मशीन है, 10 क्लाइंट मशीन इन द सेंस कि अलग अलग कंप्यूटर हैं जो विंडोज 10 विंडोज 11 पे रन कर रहे हैं, और हर एक सिस्टम आपके किससे जुड़े हैं, डोमेन कंट्रोलर से जुड़े हैं। You are trying to log in your same user from 10 different machine, you can do that. एक समय में आप अपने यूजर से मल्टीपल मशीन को लॉगिन करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। लेकिन कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो डेडिकेटेड रहते हैं, कुछ वीवीआईपी यूजर्स रहते हैं जो डेडिकेटेड रहते हैं। आप उस यूजर को सिर्फ उन्हीं मशीन पे लॉगिन करोगे जिसके लिए आप ऑथराइज है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द कॉन्सेप्ट? यस, इट मींस कोई यूजर है, लाइक एक्स वाई जी एक यूजर है, वो एक स्पेसिफिक कोई भी एसेट या कंप्यूटर जो है, वो एक स्पेसिफिक कंप्यूटर पे ही वो यूजर को हम एडमिट कर सकते हैं। इट मींस थ्रू, सर कैसे करेंगे, बट वो एसेट आईडी के थ्रू। नहीं नहीं नहीं, SSID इज अ टोटली सेपरेट पार्ट। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट कहलाता है विच इज टोटली डिफरेंट। आप लॉग ऑन टू पे जाएंगे और यहाँ पे देखो ऑल कंप्यूटर, पहले से ही ऑल कंप्यूटर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये या यूजर जो है हर एक मशीन को लॉग इन करा सकता है, ठीक है। बट आई डोंट वांट टू ऑथराइज दिस यूजर टू लॉग इन फ्रॉम एनीवेयर, कि किसी भी कंप्यूटर पे लॉग इन कर ले। आप इस वाली पार्ट पे, कंप्यूटर नेम के पार्ट पे क्या करेंगे, यू नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ योर मशीन, मशीन नेम ऑफ योर क्लाइंट कंप्यूटर, जो या भी आपका कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर है उसका आप नेम प्रोवाइड करेंगे, या ओके, कंप्यूटर में। ठीक है। कंप्यूटर नेम प्रोवाइड करने का मतलब है कि आपका जो सिस्टम है सिर्फ उसी मशीन से लॉगिन करेगा फिर। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप एनी नेम। अभी हमें नहीं पता कि इस मशीन का नाम क्या है, हमने इसको नाम दे दिया डेमो पीसी के नाम से, ठीक है, जबकि उस कंप्यूटर का नाम आई डोंट थिंक कि डेमो पीसी होगा। लेट मी चेक। चलो, इसको हमने डेमो पीसी दे दिया, किसका, टाटा की प्रॉपर्टीज में जाकर के। इसका मतलब ये है, क्लियर सा है हिसाब, कि जो आपका टाटा यूजर है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किससे लॉगिन हो पाएगा, डेमो पीसी में। अगर कोई इन्वायरमेंट में एक से ज्यादा तो रह नहीं सकते, एक ही नाम से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगर कोई कंप्यूटर है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, जिसका नाम डेमो पीसी है, एंड देन वी कैन मैनेज क्या, सेम यूजर को हम उसी से एक्सेस कर पाएंगे। अब ये यूजर जो है वो उसी मशीन पे लॉगिन कर सकता है और दूसरे मशीन पे नहीं, हाँ, बाकी किसी ऐसा। सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर पाएगा, बाकी किसी सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है। यस सर। आई एम गोइंग टू चेक इट। एक बार हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्लाइंट पे चलते हैं और इस क्लाइंट पे टाटा यूजर से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने उसको अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉक किया है। ब्लॉक नहीं किया मतलब इसको असाइन किया है किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए। मशीन पे। अगेन वी नीड टू रीस्टार्ट इट, क्योंकि वो बफर की वजह से ना ये लॉगिन कर ले रहा है पुराने वाले ही पार्ट पे। ये जो सर हम चेंजेस कर रहे हैं, ये हम जीपीयू में कंसीडर नहीं करेंगे ना। नो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीपीयू। ग्रुप पॉलिसी अलग है, ग्रुप पॉलिसी का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो इसे हम क्या अपडेट
बोल सकते हैं, नहीं सिस्टम नहीं, अपडेट और ये नॉर्मल एडी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। AD। पॉलिसी अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सो वी शुड वेट, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। हमने वहां पे अप्लाई कर दिया था नेम डेमो पीसी, कहीं इसका कंप्यूटर नेम डेमो पीसी तो नहीं है? बार बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेट मी चेक। Because if it is, if the computer name is demo PC, then we can open it. Host name मेरे हिसाब से demo PC ही है। हाँ, चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम अपने डेमो ही पीसी आपने क्रिएट किया था। ठीक है, तो हम तो शाम तक बैठते रहते हैं, लॉगिन होता रहता है ये। चलो, do one thing, let me change the name। यहाँ पे जाकर के हम इसका नेम चेंज करते हैं, and then try again। Go to the properties, select account, log on to, और इसको हम करते हैं remove, क्योंकि इसका एक्चुअल नेम है टेस्ट पीसी। यहाँ पे असाइन कर एडिट देते भी हैं। कर सकते थे सर हम। हाँ, एडिट भी कर सकते थे, बिल्कुल। अभी हमने यूजर की प्रॉपर्टीज में जाकर के इसको रिप्लेस किया, एंड नाउ लेट मी ट्राई टू साइन आउट, और फिर टाटा से लॉगिन करते हैं। कोई नहीं, रीस्टार्ट करते हैं एक बार। सर रियल इन्वायरमेंट में ये सारे, अगर हम ये सारा चीज एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो वहाँ भी कितना टाइम लगता होगा सर? देखो, वहां पे इमीडिएटली आप किसी को नहीं बोलोगे कि मैंने बैकएंड से इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? और ना ही किसी को बोलोगे कि आप जीपी अपडेट चलाओ। ओके। जीपी अपडेट जो है वो हम अपने टेस्टिंग पर्पज में केवल करते हैं, ठीक है? बहुत रेयर केस हो गया कोई ऐसी यूनिक पॉलिसी आपने अप्लाई की है जो हर एक मशीन पे इमीडिएटली इम्पैक्ट होनी चाहिए, तब आप बोलोगे जीपी अपडेट चलाने के लिए, अदरवाइज जीपी अपडेट आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं बोल सकते। क्लियर? बट सर जनरली तो अगर हम कोई पॉलिसी अपडेट करते हैं तो हमें तो उसको चलाना पड़ता है ना सर? हाँ, जीपी अपडेट चलाना पड़ता है। इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आपका नेटवर्क फाइन है, अगर आपका नेटवर्क अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, सो देन नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ जीपी अपडेट। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। उस केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, अगर आपका नेटवर्क सही तरीके से चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, देन। और आपने क्या करना पड़ेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग यू हैव टू वेट अप टू 50, यू हैव टू वेट अप टू 90 मिनट्स। 90 मिनट्स?
है ना? तो बंदे क्या करते हैं, जो सिस्टम एडमिन पे रहते हैं, वो मॉर्निंग में ही जैसे ही शिफ्ट स्टार्ट होती है या इवनिंग में ही जैसे शिफ्ट खत्म हुई, वो हाँ, ग्रुप पॉलिसी वगैरह ऑफ आवर में एक्टिवेट कर देते हैं। तो बंदा जब अगली बार मंडे को आता है ना, या फिर मॉर्निंग में आता है, उसकी जो पॉलिसी है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। सिंपल। हाँ, ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का है। प्रोडक्शन में किसी को हम फोर्स नहीं करते हैं कि यू शुड एक्टिवेट इट। आप इस केस में क्या कहते हैं, जीपी अपडेट चलाओ या ये करो, नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑल गुड। यस सर। चलो नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको लॉगिन करने के लिए। इस बार जो एरर आ रहा है वो टोटली डिफरेंट है पहले से जगह पे। आप देखिए यहाँ पे, योर अकाउंट इज कॉन्फ़िगर्ड टू प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दिस पीसी, प्लीज ट्राई अनदर पीसी। मतलब ये कि जो यूजर आईडी पासवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो ना टू लॉग इन योर सिस्टम, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, ये सही है। बट अगर हम बात करें अपने दूसरे पार्ट की, दूसरे पार्ट की इन द सेंस लाइक एज इशू जो आ रहा है, ये एरर जो आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्यूटर जो है आपने यूज नहीं किया। सॉरी, ये इस कंप्यूटर का नेम जो है वो चेंज है। इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ और भी इसमें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बैक टू आवर डोमेन कंट्रोलर, प्रॉपर्टीज में एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शंस दिखाई पड़ेगा आपको, विच इज प्रोफाइल। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रोफाइल? प्रोफाइल इज अ प्रोफाइल पाथ। नो आइडिया सर। प्रोफाइल पाथ। नो आइडिया सर। ठीक है, प्रोफाइल क्या होता है ना, रोमिंग प्रोफाइल, कॉन्सेप्ट ऑफ रोमिंग प्रोफाइल। सो यू शुड नो अबाउट द रोमिंग प्रोफाइल। रोमिंग प्रोफाइल। हम्म। तो रोमिंग प्रोफाइल का आइडिया है आपको क्या होता है? रोमिंग प्रोफाइल मीन्स रोमिंग प्रोफाइल। रोमिंग तो सर नहीं पता। रोमिंग लाइक समय तो वो अंडरस्टूड ही नहीं कर पा रहा। रोमिंग इट मीन्स व्हाट? रोमिंग में वही समझ रहा हूँ, एक जो मैं जानता हूँ कि हम अगर किसी और स्टेट पे हो या फिर वो रोमिंग पे कंसीडर करता है, या फिर ऐसा तो है कि ऐसा तो नहीं है सर कि मतलब कि वो प्रोफाइल जो हमारे डोमेन में नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, रोमिंग प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ रोमिंग प्रोफाइल इज बेसिकली टोटली डिफरेंट। कैसे? मान लीजिए आपने एक सेटअप किया, दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर,
आपका डोमेन सेटअप है, दिस इज योर डोमेन कंट्रोलर जो हमने बनाया telnet.com के नाम से। और यहाँ पे हम क्लाइंट्स वगैरह इस्टेब्लिश कर रखे हैं। दिस इज द क्लाइंट मशीन्स, मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। एक ही स्विच से जुड़े हैं सारे के सारे क्लाइंट्स। एंड नाउ चलो, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, एक यूजर बनाते हैं विद नेम ऑफ टाटा। ठीक है, यूजर क्रिएट करते हैं टाटा। और यू आर ट्राइंग टू लॉग इन द सेम यूजर। पहले दिन आपने PC1 से लॉगिन किया, ठीक है, PC2, PC3 एंड PC4, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने लगा रखे हैं। और हर एक कंप्यूटर जो है डोमेन का मेंबर है, हर एक मशीन आपके डोमेन का मेंबर है, करेक्ट? यस। फाइन। आपने पहले दिन अपने इस यूजर का इस्तेमाल करके, टाटा यूजर का इस्तेमाल करके PC1 से लॉगिन किया। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही तरीके से रन कर रहा था। 10 दिन तक आपने इस पर टास्क परफॉर्म किया, राइट? 10 डेज तक आपने इसी पे एक्टिविटी परफॉर्म की। इस 10 दिन में आपने मल्टीपल सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, मल्टीपल डेटा आपने कलेक्ट किया। टोटल मिला करके यहाँ पे आपने डेस्कटॉप पे या अलग अलग सर्विसेज पे बहुत सारे डेटा को अपलोड कर दिया। ओके। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली आपके डाउनलोड में भी कुछ फोल्डर है, आपने डेस्कटॉप में भी कुछ फोल्डर रखा है, मतलब जो यूजर की प्रोफाइल में आते हैं। माई डॉक्यूमेंट में भी कुछ फोल्डर हैं, और रिसाइकल बिन में भी कुछ फोल्डर हैं। ठीक है, ये हर एक लोकेशन में आपने कुछ ना कुछ डेटा रख दिया। ओके। एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू manage, you are trying to manage. So these are the folder is when we create the user profile is automated to by default create on user profile. हाँ, जब This भी is आपका your हाँ, जब भी आपका ये रहेगा यूजर प्रोफाइल से आपका ये क्रिएट होगा। अब आपने सारा टास्क परफॉर्म किया, आपने सारा टास्क परफॉर्म किया। अब यू वांट टू लॉग इन सेम यूजर, आपने प्लान किया कि इसी यूजर को हम लॉग इन करना चाहते हैं PC4 पे। ठीक है, सेम टाटा यूजर यू आर ट्राइंग टू लॉग इन फ्रॉम PC4। एंड अनफॉर्चुनेटली PC4 पे लॉगिन करने के बाद ये जो डेटा था रिसाइकल बिन में, आपके पास 500 MB का डेटा, डाउनलोडिंग में आपका 2 GB का डेटा आपने स्टोर कर रखा था, डेस्कटॉप पे 5 GB का डेटा स्टोर कर रखा था, एंड माई डॉक्यूमेंट में 1 GB का डेटा स्टोर कर रखा था। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ये डेटा भी जहां से मशीन, जिस भी मशीन से हम अपने यूजर को लॉगिन करें, हर एक मशीन पे ये सारे के सारे डेटा हमारे हमारे पास मिलने चाहिए। okay. क्लियर? जितनी भी Yes. मशीन्स हैं उन सब के पास ये डेटा एक्सेस होने चाहिए। It means suppose मैं PC1 में बैठा हूँ, फर्स्ट टाइम लॉगिन किया हूँ और उसमें मेरा ये सारे डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड डेस्कटॉप और माय डॉक्यूमेंट में ये सारे में मेरा एटलीस्ट 10 GB का सपोज डेटा है, और मैं हम्म, आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद मैं दूसरे PC2 में लॉगिन करता हूँ तो ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ सिंक हो जाएंगे ऐसा। एग्जैक्टली ये होता है रोमिंग प्रोफाइल, इस पार्ट को बोलते हैं रोमिंग प्रोफाइल। ओके, तो ये सिंक कैसे प्रोसेस होता है सर? क्योंकि हम ये जो शेयर स्टोरेज है ना, सॉरी ये रोमिंग प्रोफाइल है, ये जो डेटा है वो शेयर स्टोरेज पे स्टोर किया जाएगा। लेकिन आज की डेट में
रोमिंग प्रोफाइल केवल थ्योरेटिकल में डिस्कस होता है, प्रैक्टिकली इसको नहीं यूज करते हैं, क्योंकि रोमिंग प्रोफाइल के लिए अब इस्तेमाल होता है एफएस लॉजिक्स। तो फिर ये कैसे कवर अप होगा सर इधर? ठीक है, डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। पहले तो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट हमारा कि ये है यस। क्या कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस केस में अगर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमिंग प्रोफाइल। रोमिंग प्रोफाइल, यस। और इस रोमिंग प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारा डेटा एटलीस्ट सिक्योर रहेगा। ठीक है, यस। तो ये पार्ट हो गया अपने पास डोमेन से रिलेटेड। अभी अब अगला जो पार्ट होगा वो हम उसमें डिस्कस करेंगे ग्रुप वगैरह, ओयू वगैरह और शेयर फोल्डर अगली क्लास में। इज दैट ओके? ओके सर। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बट आप प्लीज आप प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दो अपनी तरफ से, और फिर हम अगली क्लास में या। मिलते हैं, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट इट। ठीक है, ओके सर। फाइन। ओके, थैंक यू। ट्यूसडे मीन सर, ट्यूसडे ट्यूसडे को सेम सेम टाइम। टाइमिंग 10:30। हाँ, ओके सर, फाइन। ओके, बाय।